Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Dhar, Associate Professor in Chemistry, SEAT, RN Bhaiya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, अम्ल एवं क्षार, एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों, दिस इज द सेकंड पार्ट, राइट। मैंने फर्स्ट पार्ट में एसिड बेस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि एसिड्स खट्टे होते हैं और दैट इज इसको लिटिल भाषा में कहते हैं सार, राइट। यानी इसका मतलब है ये एसिड्स खट्टे होते हैं। और आरएनएस थ्योरी के बारे में हमने स्टार्ट किया था। वैसे हम जब एसिड और बेस को स्टडी करना या लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आरएनएस थ्योरी को पढ़ते हैं। आरएनएस ने एक मोटे रूप से एक कंसेप्ट दिया कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, और वे यौगिक जो जल में सॉल्युबल करने पर, विलय करने पर OH- देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आरएनएस थ्योरी स्टार्ट की थी और उसके बारे में मैंने बताया था एसिड्स तक। यहां पर मैंने लिखा है इसके अंदर कंटिन्यू पार्ट फर्स्ट। ये जो टॉपिक है आरएनएस थ्योरी इस पार्ट में खत्म होगी, राइट। और आरएनएस थ्योरी के अंदर मैंने एसिड्स का वियोजन इस तरह से ये मैंने बताया था। अब हम देखेंगे बेसिस का वियोजन, डिसएसोसिएशन ऑफ द बेसिस। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आरएनएस सिद्धांत से बेस वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होने पर OH- आयन देते हैं। बेसिकली जो आरएनएस सिद्धांत है वो इस बात पर बेस्ड है कि यौगिक जो जल में विलय करने पर H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड्स कहते हैं, और यौगिक जो जल में विलय करने पर OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं, राइट। तो बच्चों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे यौगिक जो जल में सॉल्युबल करने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। और बच्चों, इसको हम MOH, M का मतलब कोई मेटल, दैट इज KOH, NaOH, these are the simple examples से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हम 11th 12th क्लास में एसिड बेस के बारे में, बच्चों एसिड बेस का जो टॉपिक है ये हम 11th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। और वियोजन स्थिरांक, चाहे वो एसिड का हो चाहे वो बेस का हो, इसकी डिटेल्ड स्टडी, इसको हम बोलते हैं pKa। यहां पर लिखा है मैंने, pKa का मतलब है, A का मतलब एसिड और pKa इसका मतलब है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। A का मतलब अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एंड यहां पर pKb, B से मतलब है बेस, क्षार, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बच्चों, यहां पर देखते हैं कि क्षारक बेसिस जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट उच्च होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, राइट। और ये जल में विलय होकर के OH- आयन देते हैं। मैंने बार बार इस बात को बताया है कि वे यौगिक जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं, और वे यौगिक जो H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो आरएनएस का सिद्धांत इस बात को बताता है कि H+
अगर आयन H प्लस कोई यौगिक देता है जल में विलय होकर के तो वो अम्ल कहलाता है, और यौगिक जो जल में सॉल्युबल करने पर OH माइनस आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। बच्चों देखिए यहां पर ये जो वियोजन स्थिरांक है ये इस बात को बताता है कि बेस या अम्ल दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, या प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षारक है। चूंकि यहां पर हम बात इसकी कर रहे हैं, किसकी? क्षारक की। यहां पर हम बात कर रहे हैं क्षारक की, राइट। तो हम यहां पर बात करेंगे pKb, बेस का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बच्चों यहां पर ऐसे क्षारक जो जल में विलय होकर के कम मात्रा में OH माइनस देते हैं तो उन्हें हम, राइट, तथा इनके वियोजन स्थिरांक के मान निम्न होते हैं। देखो बेटा, कम मात्रा में OH माइनस, इसका मतलब इनके वियोजन स्थिरांक लो होते हैं और इनको हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। और ऐसे क्षारक जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान, वियोजन स्थिरांक के मान उच्च होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल क्षारक। बच्चों वियोजन स्थिरांक के मान उच्च होते हैं, अतः ये अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं और इनको हम कहते हैं प्रबल क्षारक, राइट। एक तरह से मैंने जैसा आपसे कहा कि pKb क्या है? pKb का मान उच्च है तो प्रबल क्षारक है, हाई होता है pKb वियोजन स्थिरांक, इसे हम कहते हैं प्रबल क्षारक। और प्रबल यहां पर बच्चों वियोजन स्थिरांक का मान, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट pKb का मान अगर लो होता है तो उसे हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। ये बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हमने बताया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द वीक बेस। इसका ये किस तरह से डिसोसिएट होता है, बेस का किस प्रकार वियोजन होता है। देखो बेटा, जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये किस तरह के आयनों में टूटता है? KOH। KOH की लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस। हमें पता है KOH, NaOH ये सब ये क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा? K प्लस OH माइनस। और इसको हम किस तरह से दिखाएंगे? KB1 दैट इज K प्लस OH माइनस अपॉन KOH, राइट। इसी तरह से वीक बेस NH4OH, राइट। और NH4OH जब हम जल में अमोनिया पास करते हैं तो NH3 प्लस H2O की क्रिया होती है और यहां पर NaOH का फॉर्मेशन होता है। और NaOH किस तरह से डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है? NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो इसके Kb2 का मान, राइट, यहां पर होगा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, राइट। ये जो डिसोसिएशन मैं आपको बता रहा हूं ये 11th 12th क्लास के अंदर हम इसको पढ़ते हैं एसिड एंड बेसिस के अंदर। बच्चों यहां पर Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। यहां पर Kb1 क्या है? Kb1 है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो इसका मान उच्च होता है किसकी तुलना में? Kb2। Kb2 का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ऑब्वियसली, राइट, जो जितना ज्यादा वियोजित होगा उसका मान ज्यादा होगा और जो कम वियोजित होगा उसका मान कम होगा। इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। देखो बेटा, यहां पर Ka एंड Kb के स्थान पर हम pKa एंड pKb, आप इससे परिचित हैं। pKa का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड
एंड pKb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। बच्चों ये वियोजन स्थिरांक इस बात को बताता है, अगर हम pKa की बात करते हैं इसका मतलब अम्ल का वियोजन स्थिरांक, चाहे वो प्रबल हो चाहे वो दुर्बल हो। और अगर हम pKb की बात करते हैं तो B से मतलब है बेस, यहां पर pKb क्षारक के वियोजन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लिखते कैसे हैं, pKa बराबर माइनस लॉग Ka एंड pKb बराबर माइनस लॉग Kb। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम अम्ल क्षारक के वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं। देखो बेटा, किसी अम्ल के लिए pKa का मान जितना अधिक होगा, इसका मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर pKa का मान अगर ज्यादा होगा तो यहां पर एसिड वीक होगा। ये बड़ी कंसेप्चुअल बात है जो हम 12th क्लास के अंदर एसिड बेस में पढ़ते हैं, pKa एंड pKb। और यदि pKa का मान कम होता है तो बच्चों यहां पर एसिड यहां पर स्ट्रांग होगा। देखो यहां पर एक प्रबल अम्ल का पूर्णतः वियोजन कैसे होता है, हमने लिया HCl। HCl इज द स्ट्रांग एसिड। देखो HCl, HNO3 एंड H2SO4 ये तीनों क्या है, स्ट्रांग एसिड्स। तो HCl का वियोजन हम किस तरह से दिखाते हैं, H प्लस एंड Cl-। और स्ट्रांग बेस, राइट, यहां पर आप मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, चाहे आप KOH यूज कर लीजिए चाहे आप NaOH लिख दीजिए एग्जांपल। यहां पर हमने KOH का एग्जांपल लिया है। KOH बराबर इसका किस तरह से वियोजन होगा, K प्लस एंड OH माइनस। ओके, नाउ ये तो बात हुई हमारी बेस की, कि बेस का किस प्रकार, बेस को किस प्रकार से आर्हेनियस ने समझाया कि वे यौगिक जो जल में वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। और इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने ये बताया था कि वे यौगिक जो जल में वियोजित होने पर H प्लस आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। अब आगे यहां पर बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो बच्चों यहां पर एसिड और बेस को मिलाने पर, अब एसिड और बेस का मतलब हुआ कि अम्ल के अंदर तो होते हैं H प्लस आयन और क्षार में OH माइनस आयन। तो यहां पर बच्चों H प्लस एवं OH माइनस आयन संयुक्त होकर के जल का अणु बनाते हैं, राइट। और बच्चों यहां पर विलयन से अम्ल और क्षार के गुण यहां पर खत्म हो जाते हैं, राइट। हमने एसिड बेस को मिलाया, एसिड का मतलब आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार H प्लस आयन और बेस का मतलब आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार OH माइनस आयन। तो जब हम H प्लस OH माइनस को मिलाते हैं यानी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो यहां पर जल का अणु प्राप्त होता है, राइट। और यहां पर हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन प्राप्त होता है। और इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। ये जो प्रक्रम होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां क्या क्या है। देखो बच्चों, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं। और मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इस बात को बताया था कि क्यों वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि वर्नर का सिद्धांत एक बड़ा मूलभूत
और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि कोऑर्डिनेशन यौगिकों के अंदर उप सहसंयोजक यौगिकों के अंदर उप सहसंयोजक बंधों की व्याख्या करता है कि किस प्रकार मेटल और लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, राइट। यहां पर आरएनएस का सिद्धांत मोटा मोटा यह है कि एसिड्स H+ देते हैं जल में वियोजित होकर के, और बेसिस OH- देते हैं जल में वियोजित होकर के। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एसिड और बेस के बारे में हमने काफी डिटेल में इसको यहां पर देखा है। ये जो आरएनएस का सिद्धांत है, इसकी लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या हैं? तो देखो बेटा, यहां पर इस कंसेप्ट में एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि एक लिमिटेशन क्या है कि ये धारणा केवल जलीय विलायकों पर लागू होती है, ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशंस। ये कंसेप्ट जो आरएनएस का है, ये सिर्फ जलीय विलायक जो एक्वस सॉल्यूशंस है उनके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अब हम अगर दूसरे सॉल्यूशंस की बात करें तो ये बच्चों यहां पर अन्य विलायकों में आरएनएस का सिद्धांत अम्ल और क्षारों के गुणों को नहीं समझाता। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। फॉर एग्जांपल, जैसा हम कहते हैं कि HCl क्या है? एसिड, और NaOH क्या है? बेस। तो यदि हम HCl और NaOH का बेंजीन और ईथर में, बच्चों ये दोनों क्या है? सॉल्वेंट है, बेंजीन और ईथर। तो यहां पर जब हम HCl और NaOH का बेंजीन या ईथर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहां पर बच्चों यहां पर किसी प्रकार का हम एसिडिक बेसिक नेचर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुल मिलाकर के आरएनएस का सिद्धांत एक्वस सॉल्यूशंस तक ही सीमित है। अन्य विलायकों में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये किसी बात को एक्सप्लेन नहीं करता, चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो। अगर जल के अलावा कोई दूसरा विलायक है तो आरएनएस का सिद्धांत किसी प्रकार की प्रॉपर्टी और किसी प्रकार के गुण को एक्सप्लेन नहीं करता। नाउ सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, बच्चों अनेक पदार्थ जल में H+ आयन नहीं देते। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो जल में H+ आयन नहीं देते, अतः ये एसिड्स नहीं है, क्योंकि आरएनएस का सिद्धांत क्या है? हमारी फर्स्ट ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशंस, कि कोई यौगिक अगर H+ आयन वियोजित होकर के जल में देता है ना, तो यहां पर ये होगा एसिड, और अगर OH- देता है तो वो होगा बेस। लेकिन यहां पर हम देखते क्या है कि ऐसे कई पदार्थ हैं जो कि जल में H+ आयन नहीं देते, और जो जल में H+ आयन नहीं देते तो आरएनएस का सिद्धांत क्या कहता है कि ये एसिड्स नहीं है। लेकिन ये पदार्थ अन्य विलायकों में अम्लीय आचरण प्रदर्शित करते हैं, राइट। एक कंपाउंड X है जो जल में H+ आयन नहीं देता, लेकिन वो कंपाउंड अगर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं तो उसके अंदर H+ आयन देता है। तो आरएनएस सिद्धांत इस बात को किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं कर सका कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा, राइट। तो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों यहां पर ये एसिडिक नेचर शो करता है, राइट। अमोनियम नाइट्रेट हमने इसको लिक्विड NH3 में, देखो बेटा आरएनएस का सिद्धांत जल तक सीमित है, और अगर कोई कंपाउंड जल में H+ आयन नहीं देता तो आरएनएस के सिद्धांत ने ये कह दिया कि भाई ये एसिड नहीं है। लेकिन हम देखते क्या है कि ये यौगिक किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर, लाइक लिक्विड अमोनिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि लिक्विड अमोनिया में ये यौगिक H+ आयन देते हैं तो ये बच्चों अम्लीय हैं, जबकि जल में ये H+ आयन नहीं देता, राइट। तो दिस इज द
second shortcoming and or limitation of Arrhenius theory. Now the third one, कुछ कंपाउंड्स जैसे AlCl3, राइट, इसको बच्चों बाद में कैसे समझाया गया, इसको बाद में एक लुइस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, लुइस एसिड्स और लुइस बेसिस। लेकिन आरएनएस के सिद्धांत में हम क्या देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जैसे AlCl3 ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं, राइट, लेकिन इनमें H+ आयन का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। हम देखो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि BF3 AlCl3 ये हम किस में यूज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एज ए कैटलिस्ट। दीज आर द लुइस एसिड्स। ये आरएनएस के बाद में जो डेवलपमेंट हुए उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपाउंड जैसे AlCl3 अम्लीय आचरण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन AlCl3 के अंदर कोई H+ आयन नहीं है। तो आरएनएस के सिद्धांत से इस प्रकार की यौगिकों की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं होती। तो दिस इज द थर्ड शॉर्टकमिंग ऑफ दिस थ्योरी। नाउ इन द फोर्थ वन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहां पर कि H+ आयन बहुत छोटा होता है और इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो H+ आयन, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जल में घुलने पर H+ आयन होते हैं तो वो एसिड होता है। अब यहां पर ये H+ आयन जल के ऑक्सीजन एटम के साथ बहुत आसानी से स्थायी बंध बना लेता है। H+ आयन क्या होता है, जल के H2O से, और जल के H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम इसको बोलते हैं इस तरह से कि मैंने लिखा है यहां पर कि ये बच्चों देखिए क्या होता है, ये जो H+ होता है, ये H+ H2, ये H+ H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सोनियम। तो बेटा यहां पर H+ आयन H2O के ऑक्सीजन एटम के साथ, बच्चों H2O के ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये H+ आयन तुरंत H2O के साथ क्रिया करके और क्या बना लेता है, ये आसानी से H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लेता है। अतः आरएनएस के सिद्धांत में इसको संशोधन करके, है ना, इसको इसके अंदर अमेंडमेंट करके इस सिद्धांत में यह बोला गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं, करेक्ट, क्योंकि H+ आयन छोटा आयन होता है और जब जल के अंदर H+ आयन बनते हैं तो ये H+ आयन जल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लेता है। तो आरएनएस के सिद्धांत में संशोधन किया गया और यह बताया गया कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों, उनको हम एसिड कहते हैं, राइट। और जैसा मैंने यहां पर लिखा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं। ये इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, राइट। आरएनएस ने बताया था कि वे यौगिक जो जल के अंदर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और वे यौगिक जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। लेकिन यहां पर यह बताया गया कि यौगिक जल में घुल करके हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, राइट। और यहां पर उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण क्रिया क्या बताया गया कि यहां पर H+ की जगह हाइड्रोक्सोनियम और OH- आयन के मध्य की क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो बच्चों देखिए, एसिड में जब जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर H+ H2O के साथ क्रिया करके H3O+
ना कि H प्लस Cl माइनस। और इसी तरह से NaOH किस तरह से वियोजित होगा? Na प्लस एंड OH माइनस, राइट। तो देखो बेटा, अब हम संशोधन के बाद अम्ल किसको कह रहे हैं कि ऐसे यौगिक जो जल में सॉल्युबल होकर के H3O प्लस देते हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन देते हैं, उन्हें वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और वे यौगिक जो जल में घुलने पर Na प्लस और OH माइनस आयन देते हैं, इसको हम क्षारीय व्यवहार कहते हैं। और बच्चों यहां पर जब हाइड्रोक्सोनियम आयन, राइट, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की क्रिया होती है तो यहां पर जल का अणु बनता है, राइट। और इस जल के अणु के बनने की क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। तो बच्चों ये आरएनए सिद्धांत की लिमिटेशंस हैं, शॉर्टकमिंग है। यहां पर बच्चों आरएनए सिद्धांत पूरा होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।